मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजी के बेसिक टर्म्स क्या बेसिक चीज़ों को ही समझा था हमने कि बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में हमने स्टडी की थी। थोड़ी बहुत हमने जानकारी जो है वो सेल के बारे में भी ली थी कि सेल क्या है, किस तरीका क्या है, कैसे डिस्कवर हुई थी, किसने की थी। तो हम वही शुरुआत अपनी फिर से सेल से ही करते हैं। तो सेल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी कि सेल क्या है, आपको बड़े अच्छे एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था। हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स, घरों का लेकर बात की थी कि सेल क्या होती है। तो हमने ये पढ़ लिया था लास्ट क्लास में कि सेल एक बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए बच्चों, हमने बचपन से ही दो चीजों को कई बार स्टडी किया है। हमने बात की है नॉन लिविंग थिंग और हमने बात की है लिविंग थिंग। इन दोनों का ही मीनिंग आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि नॉन लिविंग थिंग क्या होती है और लिविंग थिंग क्या होती है। क्लियर है? तो नॉन लिविंग थिंग, बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग वो मटेरियल है जो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, जो ग्रोथ नहीं कर सकते, ठीक है, जो बढ़ नहीं सकते हैं, जो किसी भी आउटर चीज़ों के लिए या बाहर वाले एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, जैसे टेबल, चेयर, है ना, क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। बिल्कुल सही बात। लिविंग थिंग्स में क्या चीज़ें आती हैं? जो चीज़ ग्रो कर सकती है, जो मूव कर सकती है, क्लियर है, जो रिप्रोड्यूस कर सकती है, जो रेस्पिरेशन कर सकती है, वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? लिविंग थिंग्स में आती हैं। क्लियर? तो भाई नॉन लिविंग है उसे, थिंग मीन्स चीज है, कोई वस्तु, तो नॉन लिविंग को वस्तु, चीज कहना सही है। लेकिन क्या हम लिविंग थिंग, लिविंग जो चीज है, जो भी लिविंग है, उसको चीज कहना करेक्ट होगा? क्या हम लिविंग के साथ थिंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम लिविंग है तो क्या हम एक चीज है? नहीं ना। तो आज से आप अपने आप को करेक्ट कीजिए, लिविंग के आगे आप हमेशा, लिविंग के आगे आप हमेशा थिंग का इस्तेमाल ना करते हुए किसका इस्तेमाल करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम वस्तु चीज नहीं हैं। क्लियर है? ऑलवेज रिमेंबर दैट। भाई छोटी क्लासेस में हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में बड़े सारे डिफरेंसेस आपने पढ़े हैं, तो लिविंग कभी थिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो क्या हमने यहाँ क्या बात की कि सेल जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? बेसिक यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट मतलब जहाँ से शुरुआत होगी। क्लियर? फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ? जो फंक्शन करने के लिए कैपेबल है। अकेली एक सेल फंक्शनेबल है, वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है। ठीक। अब तीसरा वर्ड हमने यूज किया है स्ट्रक्चरल, मतलब उसी सेल से किसी भी लिविंग बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। ये तीन चीजों से ही, बस सिंपल सी, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इन्हीं तीन वर्ड से बन गई। सेल इज अ बेसिक, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब भाई स्ट्रक्चरल की हमने बात की, फंडामेंटल समझ में आया, फंक्शन करेगी, बिल्कुल इसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक, बेसिक हमें समझ में आया कि भाई यहीं से शुरुआत होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म होने की। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि किस तरीके से सेल जो है वो एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनाकर तैयार करती है, कैसे एक शेप बना देगी, कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाकर तैयार करती है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या थी भाई? सेल है। ठीक है, हमारे पास सेल है, बहुत सारी सेल्स है, बहुत सारी सेल्स। क्लियर? ये बहुत सारी सेल्स जो है वो अपना अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है। कोई सेल है जिसका फंक्शन है रेस्पिरेशन करने का, कोई फंक्शन है कोई सेल है जिसका फंक्शन है डाइजेशन करने का,
कोई सेल है जो जिसका फंक्शन है थिंकिंग वर्क करने का। तो सारे बहुत सारी सेल्स है हमारे पास और उन बहुत सारी सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, अब ये बहुत सारी सेल्स जो है अपने अपने फंक्शन या अपनी अपनी सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग क्या करती है, बंच बनाना शुरू कर देती है। बंच बनाना, जैसे एक टाइप की सेल जो है वो यहाँ इकट्ठी हो गई। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई हम एक जैसे हैं, हम एक साथ रहना पसंद करेंगे। दूसरे टाइप की सेल जो है वो यहाँ इकट्ठी हो गई कि हम एक साथ रहेंगे, और तीसरे टाइप की जो सेल्स थी वो यहाँ इकट्ठी हो गई। ठीक है, और इन सारी सेल्स ने डिसाइड किया कि हमें दूसरे टाइप की सेल से कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना इंडिविजुअल फंक्शन करो और ये अपना इंडिविजुअल फंक्शन करेगा, इसका इससे कुछ मतलब नहीं है। हालांकि ये सब इनकी जो वर्किंग है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन ये एक दूसरे के काम में बाधा या कोई प्रॉब्लम ये चीजें नहीं क्रिएट करेंगी, है ना। ये तीनों टाइप की सेल्स मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिया है तीन, बट बहुत सारे टाइप की सेल्स जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। तो इनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, इंडिविजुअल काम करती हैं, किसी दूसरी सेल के काम में कोई भी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करती। क्लियर। अब ये जो जैसे ही बंच बनना शुरू हो गए इन सेल्स के, तब हमने इन सेल्स को एक नया नाम दिया। फिर हम सेल्स ना कहते हुए ये जो बंच, ये जो क्लस्टर, ये जो ग्रुप बन रहे हैं, इन्हें हमने टिश्यू कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? टिश्यू। तो जो सेल्स थी, जो बहुत सारी सेल्स थी, उन्होंने आपस में ग्रुप बनाना शुरू किया और इन ग्रुप को हमने टिश्यू कहा। तो टिश्यू क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ सेल, और वी कैन से अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। सेल्स का एक गुच्छा, सेल्स का एक ग्रुप, उसे क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक काम सीमित नहीं था, नेचर को तो आगे बढ़ना था। अब इन टिश्यूज ने क्या किया कि नहीं भाई, सेल्स ने ग्रुप बनाया, हम भी ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि सेल्स ने जब बंचेस बनाए हैं तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी सेल्स की तरह बंचेस बनाएंगे। ठीक है भाई, इन टिश्यूज ने क्या किया, अपने फंक्शन को और ज्यादा बढ़ाया। बढ़ाने के बाद इन टिश्यूज ने फॉर्म करना शुरू कर दिया ऑर्गन्स। ठीक है, इन टिश्यूज ने क्या बना लिए? ऑर्गन बना लिए। कि ठीक है भाई, देखो सेल शुरू हुई थी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बहुत छोटा सा, हम रेस्पिरेशन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सेल थी हमारे पास जो रेस्पिरेशन कर सकती थी, उसकी मेन जो काम करने मतलब उसका जो स्पेसिफिक वर्क था वो उसका रेस्पिरेशन करना था। अपने जैसे उसने वो और सारी सेल्स को देखा, कुछ उसने डिवीजन भी किया तो नंबर को बढ़ाया, नंबर को बढ़ाया तो वो टिश्यू बन गया। भाई टिश्यू ने क्या किया कि चलो भाई फंक्शन को और आगे बढ़ाते हैं। फंक्शन आगे बढ़ा तो उन्होंने एक ऑर्गन को बनाकर तैयार कर लिया, और ये ऑर्गन लंग्स कहलाए, जिन्होंने एक ह्यूमन बॉडी में या एक हायर ग्रुप के एनिमल में क्या करना शुरू किया? रेस्पिरेशन को परफॉर्म करना शुरू किया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ भाई, एक रेस्पिरेशन करने वाली सेल से लंग्स जो है वो बनकर तैयार हुए। अब बेचारा लंग, मतलब दो जो लंग्स हैं वो अकेले तो परफॉर्म नहीं कर सकती, कर सकती हैं क्या? नहीं। आप जरा, अगर आपने इससे पहले, अच्छा आप लोगों ने 8th क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा हुआ है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल लेकर चलती हूँ क्योंकि आप उससे थोड़ा बहुत फैमिलियर हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, हार्ट की सेल, उन्होंने क्या बना लिया, सबने मिलकर एक ऑर्गन को बना लिया है, वो ऑर्गन हो गया हार्ट। ठीक है, हार्ट ऑर्गन बन चुका है, तो क्या अकेला हार्ट जो है वो काम कर सकता है बॉडी के अंदर? क्या हार्ट विदाउट ब्लड के किसी काम का है? क्या हार्ट विदाउट ब्लड कैपिलरीज किसी काम का है? नहीं है। हार्ट को अपना काम करने के लिए वेन्स चाहिए, आर्टरीज चाहिए, कैपिलरीज चाहिए, जिन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है या नहीं? बिल्कुल है। तो ये जो छोटे छोटे और भी ऑर्गन्स बने थे, जैसे हार्ट को जरूरत थी किसकी? ब्लड की। हार्ट को जरूरत थी ब्लड वेसल की, ये अपनी जगह फॉर्म हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे काम के हैं, तो इन्होंने क्या किया, उन अदर ऑर्गन्स को आपस में जोड़ा, अदर ऑर्गन्स को आपस में जोड़ा और बना लिए ऑर्गन सिस्टम।
सिस्टम। क्या बना लिया भाई, ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म कर लिया कि भाई अकेला ऑर्गन नहीं कर सकता है काम। भाई अकेला स्टमक डाइजेशन कर सकता है क्या? अकेले स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन परफॉर्म कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, सब कुछ चाहिए। तो उन्होंने फटाफट और सारे, जैसे पजल को जोड़ा ना और एक पूरी पिक्चर बन जाती है, ऐसे उन्होंने क्या किया भाई, बहुत सारे ऑर्गन्स को आपस में जोड़ा जो उनकी जरूरत के थे कि भाई इसके बिना हमारा काम नहीं होगा, सबको जोड़ा फटाफट और एक सिस्टम को बनाकर तैयार कर दिया। और हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम जो है वो इस समय काम कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो क्या काम कर रहा है भाई, जो फूड को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है। क्लियर है? ब्रीदिंग प्रोसेस भी इसी में इन्वॉल्व होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कर रहा है। और नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और ऐसे बहुत सारे सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में इस समय लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए भाई, सिस्टम बनकर तैयार है, लेकिन ये सारे सिस्टम जो भी मैंने आपको अभी काउंट करवाए, ये सारे के सारे सिस्टम बच्चों अकेले इंडिविजुअल सफिशिएंट नहीं होते हैं किसी एक बॉडी के लिए। क्लियर है? तो देखिए किस तरीके से ये जो सारे सिस्टम होते हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरुआत करते हैं। हमने खाना खाया, ठीक है, फूड को हमने अपने माउथ के अंदर रखा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या काम किया, उस बड़े से फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके रख दिया। ठीक है, हमने फूड के साथ ईट किया था, हमने फूड के साथ क्या क्या खाया भाई, हमने प्रोटीन को खाया, ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट को खाया, हमने फैट को खाया, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारे फूड में, मिनरल्स को हमने डाइजेस्ट किया, विटामिन्स को हमने खाया। तो ये सब बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं। इन्हें सिंपलर फॉर्म में तोड़ना जरूरी है। जैसे एक चपाती का बाइट जो हम खाते हैं वो लार्ज साइज का होता है और टीथ उसको क्या कर देता है, बिल्कुल पीस देता है, ग्राइंड कर देता है। तो उस बड़े से पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा गया ना। सेम उसी तरीके से ये जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें भी छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड बच्चों आपके लिए ये वर्ड्स बिल्कुल ऑब्वियसली नए होंगे क्योंकि हम नई चीजों को पढ़ रहे हैं, तो नई चीजें हमें सीखनी ही पड़ेंगी। तो आप याद रखिए कि ये बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन आपने सुना होगा पहले नाम, ये आपके लिए नया नहीं है, लेकिन अमीनो एसिड डेफिनेटली आपके लिए नया वर्ड है। अब ये अमीनो एसिड क्या होता है ये हम हायर क्लासेस में सीखेंगे। क्लियर है? तो प्रोटीन और भी जो न्यूट्रिएंट थे उन सभी को, जैसे फैट है, फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है, तो हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो क्या किया गया, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था डाइजेस्टिव सिस्टम ने केवल उसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया कि भाई ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत ज्यादा इसमें बॉन्डेड थे, तोड़ दो छोटे छोटे पार्ट में। भाई सोचने वाली बात है, एक बड़े पत्थर को तोड़ना हमारे लिए टफ होता है और हम एक छोटे से पत्थर को इजीली ब्रेक कर पाते हैं, है ना। तो यही काम किया डाइजेस्टिव से, वो भी इसी थ्योरी पर काम कर रहा है, नेचुरल थ्योरी है, सब जानते हैं इस बात को कि बड़े से प्रोटीन चेन को तोड़ना कठिन है, अमीनो एसिड को तोड़ पाना आसान है। चलिए, खाना जो था, फूड जो था, वो सिंपलर फॉर्म में टूट चुका है, एनर्जी नहीं मिली है अभी तक, समझ में आई, एनर्जी नहीं मिली। अब ये जो ब्रेक्ड फूड है, ये सारा डाइजेस्टेड फूड ब्लड के अंदर गया, ब्लड के अंदर उसको मिली ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर क्या मिला, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आई होगी, सोचिए, लगाइए दिमाग, ये ऑक्सीजन कहाँ से आई होगी, जब हम इनहेल एक्सहेलेशन कर रहे हैं वही तो ऑक्सीजन को इन एंड आउट करने का काम कर रहा है। क्लियर है ना, समझिए इस बात को। जैसे ही इन न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन मिला और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं और फटाफट से एक हायर लेवल की एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, एक हायर लेवल की एनर्जी को रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, हमारी बॉडी में चारों तरफ उस एनर्जी को फटाफट से पहुंचा दिया जाता है। जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको स्टोर भी किया जाता है। समझ आया, जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड थी हमने यूज कर ली, बाकी बची हुई को हमने स्टोर कर लिया। ये तो हम बहुत सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर अब हमारे दो सिस्टम कनेक्ट हुए या नहीं हुए, है ना। इनफैक्ट तीसरा सिस्टम भी कनेक्ट हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड आ गया ना इसमें, है ना।
सिंपल सा एग्जांपल था। इस तरीके से ये जो सिस्टम्स होते हैं भाई, ब्रेन को भी तो चाहिए ब्लड, ब्रेन को भी तो चाहिए ऑक्सीजन, सब कुछ चाहिए ना, तो ये सब सारे सिस्टम मिलकर ही तो उस तक पहुंचाते हैं। आई ना बात समझ? तो ये सारे सिस्टम्स इंडिविजुअली एक बॉडी को परफॉर्मेंस या एक बॉडी को सर्वाइवल देने के लिए सफिशिएंट नहीं थे, तो इन सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट किया गया, और जैसे ही ये सारे सिस्टम आपस में जोड़े गए तब हमें एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हुआ। तब हमें एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म बनकर मिल गया कि भाई इसमें सब कुछ है। तो देखिए बच्चों, फिर से ध्यान से देखो, शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक सिंपल सेल से, और उस छोटी सी सेल ने पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाकर तैयार कर दिया, पूरा बड़ा सा ऑर्गेनिज्म। हम भी तो एक सिंपल सेल से बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है भाई। अब हम आगे बात करेंगे यूनिसेलुलर इन सब के बारे में। चलिए, तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद ऑर्गेनिजम्स जो है वो बनकर तैयार हो जाते हैं। तो हुई स्ट्रक्चरल यूनिट या नहीं? बताइए, क्या सेल ने स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं किया? बिल्कुल किया। आई बात समझ? डेफिनेशन क्लियर होगी। एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फंक्शन आपने भाई देख ही लिया। अगर ये सारे फंक्शन नहीं करेंगे, सेल से ही तो फंक्शन स्टार्ट हुआ ना बच्चों। रेस्पिरेशन वाली सेल एक साथ हुई थी ना, डाइजेशन करने वाली सेल एक साथ हुई थी, तो वो फंक्शन के बेस पर एक दूसरे से अलग हुई और ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक हमारी बात हुई, डेफिनेशन क्लियर हो गई हमारी। अब हम और थोड़ा सा देखते हैं। सेल जो है वो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। कब डिस्कवर हुई? 1665 में। बता चुकी हूँ सारी चीजें ये मैं आपको। रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इसको डिस्कवर किया था, ठीक है भाई। चलिए अब थोड़ा सा और सेल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको इतनी बार बोला कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है ना। स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब जरा फंक्शनल की बात करते हैं। मतलब सेल जो है कैपेबल होती है ईच टाइप के फंक्शन को करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करती है। अब देखिए, सेल जो है बच्चों, याद रखिए, हम सेल्स को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। क्लियर है? अगर हमें सेल्स को देखना है तो हमें एक अच्छे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो हमें माइक्रोस्कोप के बिना सेल दिखाई नहीं देगी। चलिए अब हम थोड़ा सा सेल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि सेल के अंदर क्या क्या है वो भी तो जानना है हमें। हम सेल के अंदर गए, सबसे पहले, अच्छा चलो एक घर के अंदर चलते हैं, या फिर आपके स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। स्कूल के अंदर एंट्री करने की एक स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, चारों तरफ एक अच्छी सी बाउंड्री है। बाउंड्री, अब उस स्कूल में एंटर करने का एक रास्ता है या नहीं? बिल्कुल है। उस रास्ते पर एक गार्ड बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो जो बाउंड्री बनी है स्कूल की, उस बाउंड्री ने सबसे पहले हमें रोका कि अभी रुकिए भाई, इस बाउंड्री की सारी रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरा करके जाइए। रिक्वायरमेंट क्या है उस बाउंड्री की? कि भाई कितने बजे आप आए हैं साइन कीजिए, कितने बजे आप गए हैं वो लिखिए। वॉचमैन लेकर बैठता है ना एक रजिस्टर, सारी चीजें उसमें लिखता है, ठीक है। अब ऐसी ही एक बाउंड्री जो है वो हमारी सेल के पास भी होती है। क्लियर? बाउंड्री सेल के पास भी होती है। भाई सेल किसी को भी अंदर बिना परमिशन के सेल अलाउ करेगी कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम चले जाओ, तुम आ जाओ? बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसे कैसे कर देगी भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, समझदार है, ठीक। चलिए, तो सेल के पास क्या है? एक आउटर मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं केवल और केवल बच्चों सेल से रिलेटेड जो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनके वर्ड से आपको फैमिलियर करवा रही हूँ। फिर इन वर्ड्स को हम डिटेल में 102% एक्सप्लेन करेंगे ही कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। पहले आप केवल और केवल कुछ आइडिया लीजिए इनके बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके लिए एक नया वर्ड है। क्लियर है? चलिए, जिसे
सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। एक ही बात है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका काम क्या हो गया, इसका काम है सेल को प्रोटेक्ट करना, सेल को शेप देना, आउटर कोई चीज हो उससे सेल को बचाने का काम करना। भाई यही तो है, बाहर की बाउंड्री स्कूल का क्या काम कर रही है कि कोई भी अंदर नहीं घुसना चाहिए, वो भी ये भी वही काम करती है। चलिए भाई, क्या सेल को एनर्जी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या सेल को ब्रेन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। सेल को क्या सर्कुलेशन करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए कि चीजें अगर बनती हैं अंदर तो वो किसके थ्रू पहुंचाएगा? वो भी चाहिए। सेल को प्रोटीन की जरूरत है? बिल्कुल है। सब कुछ चाहिए भाई सेल को। एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी चाहिए तो सब कुछ चाहिए, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए सेल के पास ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? सेल का ब्रेन बनाया हमने बड़ा सा, सेल का क्या बनाया भाई? ब्रेन बनाया, और इस ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है इसको? न्यूक्लियस कहा जाता है। ये सेल का ब्रेन है भाई, यही कंट्रोल करता है कि सेल को भूख लग रही है, कुछ दे दो खाने को। सेल को, अब सेल मैच्योर हो चुकी है, डिवीजन करने को तैयार है। क्लियर है? रिप्रोडक्शन करेगी, सेल ग्रो करेगी, क्या चाहिए इसको, ये सब डिसाइड करता है न्यूक्लियस। डिटेल में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ब्रेन का काम हुआ, एनर्जी कहां से मिलेगी साहब? एनर्जी मिलेगी एक और ऑर्गेनल से जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। टिपिकल वर्ड्स हैं, बट आप 2-4 बार इसको बोलेंगे, इस्तेमाल करेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे, फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक, सेल शेप गोल नहीं होती है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जरूर बात करेंगे। क्लियर? तो क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल की एनर्जी का काम कर रहा है, इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस। भाई हमारे यहाँ बिजली कहाँ से आ रही है? पावर हाउस से तो आ रही है। तो ऐसी ही ये भी एनर्जी देने का काम करती है। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया सारे एनर्जी से रिलेटेड वर्क को करने का काम करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी, अनदर न्यू वर्ड फॉर यू, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? क्या फुल फॉर्म होता है इसका? मैं लिख के दे रही हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब हमें, अगर हम जो एनर्जी यूज करते हैं वो एटीपी के फॉर्म में होती है। क्लियर है बच्चों? और इसे हम करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं हम? करेंसी ऑफ द सेल। सेल की करेंसी, सेल का जो पैसा है वो एटीपी है। ठीक है, चलिए, एनर्जी की बात हुई, ब्रेन की बात हुई। अब सेल को मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? सेल कैसे, कोई चीज अगर फॉर्म होती है सेल के अंदर, जैसे प्रोटीन बना, तो वो प्रोटीन न्यूक्लियस तक कैसे जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कैसे जाएगा? तो उसके लिए इसके पास एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, क्योंकि पूरी सेल में एक चिपचिपा पदार्थ, जेली जैसा सब्सटेंस भरा रहता है सेल के अंदर, जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जो कि सर्कुलेशन का बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड सब्सटेंस जो है वो फिल होता है। लिक्विड नहीं, एग्जैक्टली इट्स अ जेली लाइक फॉर्म। ठीक है, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तब हम नया वर्ड यूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे? प्रोटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म। तो अगर कहीं पर बुक में आपको प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ दिखता है तो उसका मतलब है कि उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों ही इंक्लूडेड हैं। अगर साइटोप्लाज्म लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब है कि हम केवल न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर रहे हैं और सेल की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसकी बात की जा रही है। डन। चलिए, ऐसे ही सेल में प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए होती हैं कुछ प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, इन प्रोटीन फैक्ट्रीज को कहा जाता है राइबोसोम्स। ठीक है, और नॉर्मल वर्ड क्या हो गया? प्रोटीन फैक्ट्री। भाई फैक्ट्री किसे कहेंगे? जो प्रोटीन को बनाएगा। तो राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन्स को फॉर्म करना। क्लियर है? चलिए, तो ये एक नया ऑर्गेनल आपने देखा। अब इसी के साथ इसके पास प्रेजेंट होता है जो कि सेल के स्ट्रक्चर को फॉर्म करके रखता है, उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट में कह दिया जाता है ER। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक सेल के स्केलेटन सिस्टम की तरह वर्क करता है। सेल के अंदर मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए एक और ऑर्गेनेल होता है, उसे कहा जाता है लाइसोसोम। ठीक है, क्या कहा जाता है? लाइसोसोम। बच्चों, इसमें इंक्लूड इसे नहीं करना, ये अलग है। ठीक है, इन दोनों की बात की थी मैंने केवल। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम, जो कि सेल का डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह परफॉर्म करता है। ठीक, तो इस तरीके से ज्यादातर ऑर्गेनल जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन। एक और ऑर्गेनल होता है जो पैकेजिंग का काम करता है। हाँ, इसको भी देखिए, ये भी हम पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं गोल्गी बॉडी। इसके बड़े सारे नाम हैं, लेकिन आप तो गोल्गी से इसे बचाइए। गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपर्चर भी कहा जाता है, गोल्गी एपरेटस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप गोल्गी से याद रखिए। अकेला गोल्गी भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? जो भी फॉर्म होता है बॉडी मतलब सेल के अंदर, उन सबकी पैकेजिंग करने का काम करता है, पैकेट बनाने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने क्या सीखा? हमने सेल की जो एक लाइन की डेफिनेशन थी उसको हमने इलैबोरेट किया कि भाई उसके एक एक वर्ड के अंदर जाकर हम बात करेंगे। फंक्शन की हमने बात की कि वो किस तरीके से फंक्शन करती है। ये हमने अभी देखा कि सेल के अंदर जो हमें नॉर्मली नेकेड आई से जब सेल दिखाई नहीं देती है, तो सोचिए वो खुद बहुत छोटी है और उसके अंदर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, फिर वो तो दिखाई देने का कोई सवाल ही नहीं उठता ना। लेकिन फिर भी हम उनको देखने के लायक है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। हमारे पास बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप अवेलेबल्स हैं, जिनके कारण हम इन छोटे छोटे ऑर्गेनल्स को भी देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम आज यहीं पर रुकते हैं। कल हम बात करेंगे सेल्स की टाइप्स की, कि कितने टाइप की सेल्स होती हैं, और भी बहुत कुछ है सेल्स की पूरी कहानी में। तो वो सब अगले लेक्चर में। तब तक इसे दोबारा से रिपीट करके इसे पढ़िए और नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।